बड़ी खबर इस वक्त आजमगढ़ से हमारे पास है। दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट, जिला कलेक्ट्रेट, और दिनेश लाल के प्रतिनिधि नामांकन पत्र खरीदने पहुंच गए। उपचुनाव में नामांकन के लिए नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे हैं उनके प्रतिनिधि। भाजपा की ओर से अभी किसी प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अपने एक ट्वीट से संकेत दिया है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं नामांकन पत्र खरीदने। ये बड़ी खबर आजमगढ़ से इस वक्त हमारे पास। न भाजपा ने और न ही समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए। 6 जून आखिरी तारीख है, आज 4 जून की तारीख, कल रविवार का दिन। तो नामांकन पत्र लेने के लिए, खरीदने के लिए पहुंच गए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रतिनिधि। जबकि भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन वो नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे हैं, उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं। ये देखिए आप, कमल का बटन दबाने की अपील कर रहे हैं एक ट्वीट में वो। इससे पहले उन्होंने एक संकेत दिया था और दूसरा संकेत यहां आज मिल रहा है जब उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं नामांकन पत्र खरीदने। और ये महत्वपूर्ण, खुर्रम नोमानी हमारे आजमगढ़ संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। खुर्रम, क्या देख रहे हैं आप? दिनेश लाल यादव निरहुआ फिलहाल अभी कर क्या रहे हैं वहां पर? देखिए, दिनेश लाल निरहुआ 2 दिनों से यहाँ आजमगढ़ संसदीय सीट पे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और आज उन्होंने सुबह में उनका प्रतिनिधि पहुंचा, उन्होंने 3 सेट में नामांकन पत्र भी खरीदा है और ठीक कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर प्रतिमा पर अभी उन्होंने माल्यार्पण किया है। जब ये बात हम लोगों ने उनसे पूछी कि आखिर आप यहाँ क्या किस लिए पहुंचे हैं, क्या नामांकन करना है, तो उन्होंने कहा नहीं, नामांकन तो मैं ही करूंगा, लेकिन अभी जब तक पार्टी मुझे अधिकृत रूप से नहीं कहती है तब तक मैं नहीं करूंगा, लेकिन तैयारी मेरी पूरी है। और उन्होंने साफ ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने इस सीट को इसीलिए छोड़ा है कि अब यहाँ से निरहुआ सांसद बने। तो वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि पार्टी ही उनको प्रत्याशी बनाएगी जी। लेकिन इसी बीच 3 बजे सुनील बंसल की एक बैठक करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि 3 बजे हम उस बैठक में भी शामिल होंगे, उसके बाद ही निर्णय हो जाएगा कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। तो ये पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए आश्वस्त है। आप कह रहे हैं खुर्रम की आज ही वहां पर सुनील बंसल से, जो कि संगठन महामंत्री, उनसे भी उसकी मुलाकात होनी है? जी। सुनील बंसल जी का एक कार्यक्रम कल ही निर्धारित हुआ था होटल ग्रैंड एसआर में। वो कुछ करीब जो विधानसभा का चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं उनके साथ और कुछ खास पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे। ये कल ही निश्चित हुआ था। तो निरहुआ ने भी ये कहा कि मुझे भी उस बैठक में जाना है और ये लोकसभा चुनाव को लेकर के भी ये बैठक कल ही से देखी जा रही है कि सुनील बंसल का यहाँ एकाएक आना। और चर्चाएं तो यहाँ तक है कि पर्चा दाखिला कराने खुद केशव मौर्य आजमगढ़ पहुंचेंगे जी। तो आप देखिए, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। ये बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी खुर्रम कि अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारी सारी कर ली है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने नामांकन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, लखनऊ से है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा कर रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में ही मौजूद हैं और बहुत देर से समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो अपनी समीक्षा रिपोर्ट लेकर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय और अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं कि इन उम्मीदवारों की हार क्यों हुई और इस पर वो उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। कहीं भीतरघात तो नहीं हुआ, कहीं कमी तो नहीं रह गई? अगर कमी रही तो कहां रही, किस फ्रंट पर रही, किस मोर्चे पर रही, कहां दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, कहां उम्मीदवार ही कमजोर था, उनका ही फैसला गलत था? निश्चित रूप से समीक्षा के ये बिंदु होंगे वहां पर जब अखिलेश यादव ये बैठक कर रहे हैं। और नोएडा से प्रत्याशी रहे सुनील चौधरी से बात की हमारे संवाददाता ने, आइए आपको दिखाते हैं। नोएडा से सपा के प्रत्याशी रहे सुनील चौधरी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। हाथ में रिपोर्ट इनके भी नजर आ रही है, बात करते हैं। सुनील जी, आज काफी लंबा मंथन होने वाला है। हाँ, आज बहुत मंथन होने वाला है क्योंकि चुनाव का माहौल बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी थी। बीजेपी के खिलाफ लोग थे, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, लेकिन एकाएक जो है उनके पाले में सीट चली जाती है, इतनी भारी मार्जिन से वो जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है। अच्छा, ये जो इतनी भारी भरकम रिपोर्ट आप लोगों ने भी तैयार की, समीक्षा अपने स्तर पर की, क्षेत्र की, आपको क्या कारण लगे? देखो, मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मेरा कैंडिडेट है वो एक बड़े राजा का बेटा था और पूरा प्रशासन शासन उसके साथ लगा हुआ था और उन्होंने पूरा प्रयास किया, हर चीज़ से पुलिस ने उसकी मदद की,
और हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने भी गड़बड़ी थी, क्योंकि कुछ बूथ ऐसे निकले हैं जिन बूथों पे सेम वोटें मिल रही हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि झुग्गी के वोट पे और सेक्टर के वोट पे सेम वोट पड़ी है, उनको सेम वोट मिल रही है। तो हमारी IT टीम है जो इसकी जांच कर रही है और कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं निकालेंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो मैनिपुलेट हुआ है। तो ये अंदर खाने की जो गड़बड़ी है, जो आपने कहा कि शासन प्रशासन पे भी आरोप लगाए, क्या अपनों ने भी कहीं पर नुकसान दिया? क्योंकि कुछ विधायकों ने तो पहले ये भी कहा था कि भाई हमारे अपने ही दगा दे गए बीच में कई जगह। नहीं, इस बार जो है पूरी पार्टी एक थी और जिन गांव में कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट का स्वागत नहीं हुआ उन गांव में वो जीत रही है, जिन गांव में एंट्री नहीं मिली उन गांव में वो जीत रही है, जिन गांव में उनके एजेंट नहीं थे उन गांव में वो जीत रही है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। आज हम रिपोर्ट बना के लाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। और तो आपने नोएडा के उम्मीदवार की बात सुनी, अब आपको सीधा वहीं ले चलते हैं लखनऊ। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। वो हमें ताज़ा हालात बताएंगे कि इस बैठक को चलते कितनी देर हो गई और कौन कौन पहुंचा, कौन कौन से हारे हुए उम्मीदवार अब तक पहुंच चुके हैं। अपने हार की समीक्षा रिपोर्ट लेकर शैलेश वहां पर। देखिए, लगभग 350 उम्मीदवार जो हैं जो इस बार चुनाव में हारे थे, उनमें अधिकतर यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं। 11 बजे से बैठक चल रही है और यहाँ पर फिलहाल क्योंकि सभी जो अंदर लोग बैठक में शामिल होने वाले थे वो अंदर मौजूद हैं और इस समय उनमें प्रत्याशी भी हैं और जिलाध्यक्ष भी देखिए मौजूद हैं। जो प्रत्याशी हैं जो हार गए थे वो अपने साथ एक रिपोर्ट बनाकर लाए हैं। एक समीक्षा रिपोर्ट है पूरी और बहुत बारीकी से उस रिपोर्ट को देखिए तैयार किया गया है। उसमें अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो कई चीज़ें हैं कि चाहे वो बूथ से जुड़ी जानकारी हो, किस बूथ पर मजबूत रहे, किस बूथ पर कमजोर रहे। अगर बूथ पर कहीं पर कमजोर पड़े तो वहाँ पर वोटर कौन था, जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, कहाँ पर संभावना थी कि यहाँ से कितना वोट निकलेगा लेकिन उतना नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, इसके पीछे के कारण क्या है। रिपोर्ट में ये भी उसमें जिक्र किया गया है। देखिए, सोर्सेज की माने तमाम विधायकों ने जो प्रत्याशी थे, माफ कीजिएगा, जो विधायकी के लिए प्रत्याशी थे लेकिन हार गए, उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं मेंशन किया कई लोगों ने उसमें कि उनके अपने ऐसे कौन से लोग थे जो कहने को तो सपा के साथ थे लेकिन अंदर अंदर उन्हें लगता है कि उन्होंने भी गड़बड़ कर दी, वो जाकर दूसरे दलों के साथ मिल गए और उसका नुकसान उठाना पड़ा। इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। तो बारीकी से एक एक चीज़ को लेकर लिख कर लाए हैं। जहाँ पर शासन प्रशासन पर लगातार आरोप लगाया प्रत्याशियों ने, वो भी इसे लिख कर लाए हैं। अगर बात करें अंदर जो लोग मौजूद हैं तो देखिए, राम गोविंद चौधरी सुबह यहाँ पर आ गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो पूजा शुक्ला लखनऊ उत्तर से प्रत्याशी थी, सुनील चौधरी नोएडा से प्रत्याशी, इसके अलावा तमाम और प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हैं और अखिलेश यादव के साथ में बैठक चल रही है। समय 11 बजे से अखिलेश यादव भी बैठक से लगभग 20 मिनट पहले ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे और उसके बाद 11 बजे से बैठक शुरू हो गई और मंथन अभी जारी है। अंदर एक एक जो वहाँ पर लोग हैं, सबसे ज़्यादा देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज इन चीज़ों को देखा जाएगा। एक वो लोग जो लगता है कहीं ना कहीं इसमें देखिए एक चीज़ ये भी निकल कर सामने आ जाएगी कि कहाँ पर कैंडिडेट ही गलत उतार दिया गया, यानी चयन गलत था, कहाँ पर कैंडिडेट मजबूत था लेकिन फिर भी हार हो गई। इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है और इस रिपोर्ट के आधार पर, इस मंथन के आधार पर तैयारी होगी आगे की। और आगे की तैयारी की जब हम आप कह रहे हैं सुबह 11 बजे से बैठक चल रही है, अभी भी चल रही है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अखिलेश यादव बैठक से आधे घंटे पहले से ही वहां पर पहुंच गए और 350 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के जो चुनाव हारे थे अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे और मंथन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इन ताजा जानकारियों के लिए शैलेश आपका। तो बैठक जारी है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर और आइए अब कानपुर हिंसा की बात करते हैं। बड़ी खबर, इस वक्त FIR दर्ज हुई है, 36 लोग नामजद किए गए हैं और ABP गंगा के पास इस FIR की कॉपी है, एक्सक्लूसिवली इस वक्त मेरे हाथ में है। जो आप देख रहे हैं FIR कानपुर हिंसा के मामले में 36 नामजद किए गए आरोपी, 450 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई है और इस FIR में पेट्रोल बॉम्ब से पहले का जिक्र है, पेट्रोल बॉम्ब से हमले का जिक्र है इस FIR में। भीड़ के जानलेवा हमले की बात भी इस FIR में कही गई है। PFI के परवेज हयात का नाम भी आरोपियों में शामिल है। जो 36 आरोपी नामजद हैं उनमें से एक नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के परवेज हयात का। यह बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त ABP गंगा आपको दे रहा है कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। ये FIR की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है जिस पर हम और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं ये भी हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये FIR की कॉपी एक्सक्लूसिवली, जिसमें 36 नामजद हैं, 450 अज्ञात के खिलाफ मामले दर्ज हैं और वो FIR किन किन सेक्शंस में की गई है? 147, 148, 149, 153, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 323, 332, 333, 336, 353, 427, 504, 506। ये वो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं जो इन 36 नामजद आरोपियों पर लगाई गई हैं
और अब आपको सीधा विवेक त्रिपाठी के पास लिए चलते हैं, जो हमें और ज्यादा जानकारी देंगे इस एफआईआर के बारे में और इसके बाद पुलिस के एक्शन के बारे में। बताइए विवेक, क्या आपके पास ताजा अपडेट है? देखिए राजन, 3 एफआईआर हुई हैं, जिसमें सबसे पहली एफआईआर जो इंस्पेक्टर नवाब हैं बेकनगंज थाने के, उनकी तरफ से कराई गई है और उसमें पीएफआई के लोगों के नाम भी शामिल हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीएफआई के जो मेंबर हैं वो नाम शामिल हैं और पूरी घटनाक्रम को बड़ी तफसील से लिखा गया है। 26 पन्ने की एफआईआर है ये, यानी इतनी बड़ी एफआईआर कॉपी लिखी गई है 26 पन्ने की। उसमें एक एक घटना का जिक्र कि कैसे आए, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कौन लोग थे। नाम बाकायदा 36 लोगों के नाम शामिल हैं और 300 के आसपास अज्ञात नाम भी शामिल हैं। दूसरी एफआईआर मुकेश की तरफ से की गई है। मुकेश यानी चंद्रेश्वर हाता में रहने वाला, ये सामने चंद्रेश्वर हाता आप देख रहे हैं, यहीं का रहने वाला है मुकेश। दूसरी एफआईआर उसकी तरफ से की गई है और मुकेश ने एफआईआर में बहुत कड़े शब्द लिखे हैं। उसने लिखा है कि उन्मादी नारे लगा रहे थे, जो उपद्रवी आए थे, बलवाई आए थे, वो जिहादी नारे लगा रहे थे और उन्होंने घर की महिलाओं को मारा है, पीटा है और ये कहा है कि चंद्रेश्वर हाता के सारे लोगों को, सारे हिंदुओं को आज ख़त्म कर दो, जला दो, मार डालो। इस तरह की भाषा उसमें लिखी गई है और उस मुकेश ने ये भी लिखा है कि एफआईआर के उसमें जो मजमून है एफआईआर का, उसमें लिखा हुआ है कि बगल में, पास में, ये बगल में सद्भावना चौकी है, जब उपद्रवियों ने हमला किया तो भागकर यहाँ पर चौकी में गए, लेकिन चूंकि फोर्स यहाँ पर कम थी तो उस तरह से मदद नहीं मिल पाई जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए थी। और उसमें लिखा है कि सारी साजिश ये प्लान्ड था, पूरी तरह से पूर्व नियोजित हमला था और ये हमले का उद्देश्य ये था कि चंद्रेश्वर हाता के लोगों को खत्म कर दिया जाए। और उसमें एक जिक्र और भी है कि इस पूरे इलाके में, नई सड़क इलाके में अवैध बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जहां से ऊपर से बमों से हमला किया जा सके। 6-6 मंजिल की इमारतें हैं, बमों से हमला किया जा सके, ये उस एफआईआर में लिखा है। बड़ी बात बता रहे हैं। देखिए ये है सामने, एक बार आपको नज़ारा दिखाते हैं। और दूसरा ये जो बड़ी चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ राजेंद्र। ये सामने चंद्रेश्वर हाता है और इसी के बगल में, यानी सामने इस तरफ देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी हैं, इमारतें खड़ी हैं, सब अवैध बनाई गई हैं। ऐसा मुकेश का आरोप है कि ये सारी इमारतें अवैध रूप से बनाई गई हैं। ये मुकेश की एफआईआर 8 पन्ने की है। तीसरी एफआईआर जो दर्ज हुई है वो दरोगा आरिफ रजा के नाम से है। आरिफ रजा ने करीब 3,500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और ये 18 पेज की एफआईआर है। यानी 26 पेज की, 8 पेज की दूसरी एफआईआर, 26 पेज की पहली एफआईआर और 18 पेज की तीसरी एफआईआर। ये 3 एफआईआर अब तक दर्ज हुई हैं। लेकिन जो इंचार्ज हैं बेकनगंज थाना के इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक, उनकी तरफ से जो एफआईआर हुई है वो सोचने लायक है। जिस तरह से सुबह मैंने कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर हैं विजय सिंह मीना, उनसे पूछा था और उनसे कहा था कि क्या इसमें पीएफआई का नाम शामिल है, तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर जांच कर रहे हैं कि पीएफआई के लोग शामिल हैं कि नहीं। और अब एफआईआर में पीएफआई के लोगों का नाम शामिल होना, यानी ये सारी बात तय हो गई है कि ये एक बड़ी साजिश थी और प्री प्लान तरीके से हमला किया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के खिलाफ नाम, एफआईआर में नाम होना, उनके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो प्रतिबंधित, जिसको करने की मांग की जा रही है, जो पहले कई बार हमला कर चुका है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं, स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं, आरएसएस के बड़े नेताओं को टारगेट किया था, बड़े मंत्रियों को टारगेट किया था। उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे, गिरफ्तार हुए और अभी भी जेल में है। एसटीएफ ने पकड़ा था। ये बहुत बड़ी बात है कि कानपुर का पीएफआई से जुड़ाव यहाँ पर, और जफर हाशमी जो मेन मुख्य आरोपी है, जिसने आह्वान किया था बंद का पूरा, कि बंद किया जाएगा जुमे की नमाज के बाद, उसके पीएफआई से कनेक्शन साबित हो रहे हैं। और अब ये मामला दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कानपुर हिंसा के पीछे एक बड़ी सुनियोजित साजिश थी और कोई मास्टरमाइंड है जो इन चीज़ों को कहीं बैठकर प्लान कर रहा है। ये आदमी कौन है, ये इंटेलिजेंस की यूनिट सारी लग गई हैं इसको पता करने में कि आखिर ये कौन सा शख्स है, कौन सा संगठन है, क्या इसके पीछे कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, क्या कोई आतंकी संगठन भी हो सकता है। ये भी आशंका लगातार बनी हुई है कि क्या कानपुर को जलाने के लिए और कानपुर के बहाने प्रदेश का जो शांति व्यवस्था है, जो माहौल है, वो खराब करने की कोशिश करने के लिए क्या कोई आतंकी संगठन भी साजिश रहा है। क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, पिछले कुछ महीनों में लगातार ये देखा गया है कि आतंकी संगठन सक्रिय हैं। अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन के लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, उनकी बड़ी बड़ी साजिशें यहाँ पर सामने आई हैं।
पीएफआई का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव आतंकी संगठनों से सामने आता रहा है, चर्चा होती रही है। और अगर इस बार में यानी कानपुर में जो हिंसा हुई है, उपद्रव हुआ है, पीएफआई का नाम खुलकर सामने आ गया है और अगर कोई आतंकी संगठन का भी नाम सामने आ जाएगा तो निश्चित तौर पे ये कोई बड़ी साजिश थी, सरकार को पदस्थ करने की भी साजिश हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। जो जानकार हैं कह रहे हैं कि अगर इस लेवल पे जो पथराव हुआ है, जो गोलीबारी हुई है, जो बम फोड़े गए हैं, जिस लेवल से हमने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया था कि जिस उन्मादी तरीके से वो पथराव कर रहे थे, जो भीड़ थी, वो भीड़ तंत्र आखिर किसके कहने पर, किसके उकसाने पर कर रहा था। तय हो गया है कि पीएफआई कहीं ना कहीं इसमें शामिल है जफर के सामने आने के बाद। हालांकि पुलिस के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जफर को हिरासत में ले लिया गया है, उसको उठा लिया गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कोई। एक बार विवेक, आपने जफर के हिरासत में लिए जाने की जानकारी जब आप दे रहे हैं विवेक, तो साथ में हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि 36 नामजद हैं और 450 अज्ञात हैं, लेकिन 18 लोगों को गिरफ्तार करने की बात है। तो ताजा अपडेट आपके पास क्या है? अब जबकि 3 एफआईआर हो गई हैं, नामजद कर दिए गए आरोपी, धाराएं लगा दी गई हैं, तो पुलिस को कितने लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है और कितने लोग अभी गिरफ्तार किए जाने? गिरफ्तारी करनी शुरू की है तो मौके पर जो लोग धर पकड़ लिए गए वो 18 लोग हैं। यानी पथराव करते समय मौके पर जो लोग पकड़े गए हैं 18, उन लोगों को बाद में गिरफ्तारी दिखाई गई है जब एफआईआर दर्ज हुई। चूंकि ये तकनीकी मामला है, एफआईआर दर्ज किए बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इसलिए पहले उनको हिरासत में लिया गया। जो भी मौके से पकड़े गए, हमने कुछ वीडियो भी दिखाए थे कुछ लोगों के, उनको पकड़ते हुए, उनको दबोचते हुए, जब वो भीड़ हमला कर रही थी तब पुलिस ने किस तरह से गलियों में घुसकर लोगों को पकड़ा है, वो वीडियो भी दिखाए थे, उनको लाइव दिखाया था और उन्हीं लोगों को बाद में गिरफ्तारी दिखाई दी। ऐसे 18 लोग हैं, लेकिन जिन 36 लोग के नाम एफआईआर में शामिल हैं वो उसमें से 18 नाम वही हैं जो पहले जिनको हिरासत में ले लिया गया था। बाकी जो नाम हैं वो उनसे पूछताछ में सामने आए हैं, यानी जिनको पकड़ा गया उनसे पूछताछ की गई कि और कौन कौन तुम्हारे साथ लोग थे, कौन कौन थे, क्या नाम था, उनसे पूछताछ में नाम सामने आए हैं। उसके बाद ये एफआईआर ड्राफ्ट की गई है। क्योंकि टेक्निकल मामला है, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जरा सी चूक, एक छोटी सी चूक अदालत में आरोपियों को बहुत बड़ा सहारा दे देती है, बहुत बड़ा लाभ दे देती है। इसलिए पुलिस इस मामले में, चूंकि शासन गंभीर था, मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया, मुख्यमंत्री ने लगातार इसकी हर अपडेट पूछी है अधिकारियों से कि अब कानपुर हिंसा और उपद्रव में क्या अपडेट है। इसलिए कानपुर के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने चूक चूक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर से आ रही खबर के साथ रामगढ़ ताल का मुख्यमंत्री योगी ने निरीक्षण किया है और आज राष्ट्रपति भी रामगढ़ ताल आने वाले हैं। राष्ट्रपति रामगढ़ ताल पर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे और शाम को बच्चों के साथ लाइट एंड साउंड शो देखेंगे राष्ट्रपति। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो गोरखपुर में रामगढ़ ताल का निरीक्षण किया खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।